हमें अपॉर्चुनिटी दिया उसको लिए धन्यवाद। आ, कहने का मतलब है नालंदा अपने आप में एक कह सकते हैं कि ज्ञान का प्रकाश देने वाला पहला पहला विश्व रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय है पूरे संसार में। अब आप देखिए आज से 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी एडी में उस समय कुछ भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, तक्षशिला था। लेकिन उसके बाद नालंदा किस तरह से समझिए कि 10,000 वहाँ स्टूडेंट और 1,500 शिक्षक थे और फ्री ऑफ कॉस्ट 800 सालों तक वो चलता रहा। क्या मैनेजमेंट था। दुनिया को हर देश के लोग, हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग वहाँ पढ़ने के लिए शिक्षा का एक केंद्र था। तो हम तो यही कह सकते हैं, बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसा आपने टॉपिक रखा है कि द एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, बात भी सही है। दुनिया को क्या नहीं दिया नालंदा, कितने सब्जेक्ट, मोर देन 100 सब्जेक्ट की वहां पर पढ़ाई होती थी। और भी उसकी बहुत सारे हिस्ट्री है, बहुत सारे हिस्ट्री में भी जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि देखिए कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहला है। इसी के बगल में अ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसी के बगल में उदंतपुर यूनिवर्सिटी है। सर ने अभी इंडोनेशिया सर ने अपनी बहुत सुंदर बात बताई ना कि हमारे जो एक टीचर थे दीपंकर श्री ज्ञान, अभी अभी उनका जो बर्थ प्लेस था बांग्लादेश में, पिछले साल हमने वहाँ हेरिटेज वॉक मना करके आया। और अभी भी वहाँ पे दीपंकर श्री ज्ञान यूनिवर्सिटी अभी एक रन कर रहा है, एक भंते जी वहाँ कर रहे हैं। देखिए कहाँ बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ, नालंदा में पढ़े, विक्रमशिला का वो प्रोफेसर रहे, तिब्बत होते हुए भूटान होते हुए उनकी मृत्यु और शायद चाइना में हुई। और इतने 11th सेंचुरी एडी में कहते हैं कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का पहला प्रचार करने शांत रचित पदम सभर कमल सील गए। और उसके बाद 4th सेंचुरी एडी 5th सेंचुरी एडी के लगभग में उसके बाद वहां पे फिर असमंजस की स्थिति हो गई, बुद्धिज्म का डामाडोल होने लगा। तो फिर इनको बुलाया गया, उस समय ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इनको बुलाया गया। तो उन्होंने जाके फिर रीएस्टेब्लिश किए बुद्धिज्म तिब्बत में। आप देखिए फल फूल रहा है, दुनिया का सबसे लाइव बुद्धिज्म अगर देखना चाहते हैं तो तिब्बत है। तो वो पहले पढ़े भी प्रोफेसर भी रहे नालंदा में। तो ये नालंदा उदंतपुरी जो नालंदा के बगल में 20 किलोमीटर बिहार शरीफ के नाम से फेमस है, वहां है। विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। तीनों यूनिवर्सिटी मिल करके 4th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी 1192 तक 1205 तक ये एक तरह से अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया पूरे संसार में। तब तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यही कारण था। और हम तो ये कह सकते हैं कि अभी भी नालंदा अभी भी बहुत कुछ देता है। ऐसा नहीं है वो कि एक सिर्फ एक मॉन्यूमेंट्स बन के रह गया, नहीं। किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था थी, क्या टॉकिंग था। अभी दलाई लामा जी कुछ समय पहले आए थे राजगीर, तो उन्होंने बताए थे कि लंच के पहले उन्होंने एक अनाउंस किया कि आर्ट ऑफ नालंदा पे, सॉरी, कल्चर ऑफ नालंदा पे हम लोग बात करेंगे लंच के बाद। हम लोग भी सोचने लगे कल्चर ऑफ नालंदा क्या हुआ। फिर बाद में जब आए तो बताया कि किस तरह से एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अब टीचर से बात करते थे, डिस्कस करते थे, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर चीज में दलाई लामा जी कहीं भी जाते हैं तो नालंदा को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। जब आप उसके विषय में जाएंगे, डीपली नालंदा के बारे में जाएंगे, उसमें तो कितने किताबें लिखा गया। बहुत साल पहले हम अपने टीचर रविंद्र पंत सर के साथ हम बंगाल में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें गए हुए थे। तो बिहार के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर दोनों एक साथ, गवर्नर साहब दोनों एक साथ थे। और उन्होंने बताया कि पूरे संसार में 500 से ज्यादा पीपीपी मॉडल पे नालंदा नाम के इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, जो वो पूरा ह्यूमन राइट, पीस, ऑनेस्टी, इन्वायरमेंट, इस सब पे वर्क कर रहा है। नेचर, कल्चर, इस पे वर्क कर रहा है। तो कहने का मतलब आज भी वो नालंदा जीवित है। ऐसा नहीं है कि वो एक रुइंस बन के रह गया है। और मत कहिए, हम तो जब भी जाते हैं तो एक नया अनुभव होता है वहां नालंदा से। और हमने तो वहां से एमए भी किया है, पीएचडी भी किया है बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट स्टडी में। तो मत कहिए कि एक बहुत बहुत बड़ी छाप, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है। अभी भी
बहुत सारे लेसन उनसे सीखने की जरूरत है। और आज के दिन में जहाँ सब जगह क्रांति है, तो हर कोई को पीस के लिए एक वहां पे आना चाहिए और उससे बहुत चीज सीख करके अभी के दिनों में यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए कि कैसे उस समय रहते थे आज भी हम बन सकते हैं। सर, नालंदा और बुद्धिज्म का बीच में क्या संबंध है, आपकी राय दीजिए, और इसकी विरासत के ऊपर आपका व्यू क्या है? सबसे पहले तो हम एक कहना चाहते हैं कि बात नालंदा को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ सकते। और रही बात बुद्धिज्म की, तो एक किताब है बीपी पापट की, 2500 सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष। उसके एडिटर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कह दिया कि बुद्धिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदुज्म। और ये उन्होंने ये भी बोला कि बुद्धिज्म इज अ मॉडर्न हिंदुज्म। उस बुक में लिखा, हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं। लेकिन रही बात बुद्धिज्म का मतलब हुआ क्या कि एक तरह से हम जो भी उस समय रहा होगा उसमें एक बेस दिया उन्होंने। ये नाम से नहीं दिया कि हम इस धर्म का है या इसका हम ये कर रहे हैं। क्या था उसमें, आर चार सत्य प्लस जो अशोक ने जो बनाए रूल्स रेगुलेशंस प्लस धर्म प्रचार की व्यवस्था की, तो उसमें कहते हैं कि ये भी स्पष्ट नहीं है कि 100% अशोक बुद्धिस्ट ही था। नहीं, उन्होंने सब जगह से कलेक्ट किया, जैनिज्म से किया, हिंदुज्म से, जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे। आप दिल्ली लाइब्रेरी जाइएगा तो दिल्ली लाइब्रेरी के सामने जस्ट एक रेप्लिका बना हुआ है, और उसपे वो अशोक ने क्या क्या कहे थे, क्या नियम बनाया। उसमें एक बहुत सुंदर वर्ड है कि अगर हम रूम में भी हो, बाथरूम में हो, कहीं पर भी हो और जनता का जरूरत है, तो उस समय भी हमें बताया जाए कि ये सिचुएशन का मतलब कितना कॉन्शियस था, कितने अच्छे व्यवस्था। बाद में जब वो इसमें ज्वाइन कर लिया और सारे अच्छे अच्छे बातों को उन्होंने कलेक्शन किया, और सब लोग जनता के, यानी कहने का मतलब मानव कल्याण इसको कह सकते हैं। बुद्धिज्म का अर्थ ये नहीं लगाया जाए कि हिंदुज्म। आप देख लीजिए ना, बुद्धिज्म में क्या है, धम्म धारे इति धम्मा, जो अच्छी चीज, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पंत कहा करते हैं धारे इति धम्मा, जो अच्छी चीज को धारण करता हो वही आपका धम्म है। धर्म नहीं, रिलीजन नहीं, धम्म, धम्मा, DHA में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्मम नहीं लिखा हुआ था, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लेकिन बहुत सारा है, कंट्रोवर्सी है उसमें, हम लोग को नहीं पढ़ना है धर्म का कि ये धर्म वो धर्म, धर्म नहीं, धम्म, अच्छी चीजों का। तो नालंदा क्या था, अच्छी चीजों का कलेक्शन, दुनिया को बहुत चीज दिया। आप देखिए ना भाई, नालंदा इतिहास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्निंग का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं होता है। लर्निंग का आर्ट ऑफ लिविंग, बुद्धिज्म क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ है, रहने की कला, जीने की कला, कैसे बात किया जाता है, कैसे रहना चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, कैसा। बहुत सारे त्रिपिटक में बहुत सारे ऐसे बुक हैं कि भगवान बुद्ध ने प्रकृति से कितना एकदम प्रेम, और कितना कि कैसे आपको चलना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, आप चल रहे हैं तो चींटी ना पैर में आ गए। तो इस तरह से बहुत डीपली उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा चीज कह रहे हैं कि आपने देखा ना कि एजुकेशन कितने कितने वहां पे हर तरह का एजुकेशन था, आर्ट, उसमें आर्ट भी था, कला। हमारा जो इंडिया का कला है, इंडिया और ग्रीक दोनों मिल करके एक कला बना, जिसको आप कर सकते हैं गंधार आर्ट, जो 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी BC के लगभग में बीच में बना, इंडिया और ग्रीक मिल करके। और आप देखिएगा उसमें स्टैचूज, भगवान बुद्ध का मोछ है, जनेऊ पहने हुए हैं, बड़े बड़े बाल हैं, स्लीपर्स पहने हुए हैं, इस तरह से हैं। तो हमारा पहला एक आर्ट था इंडिया का। उसके बाद क्या हुआ, क्या कि 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी में एक और आ गया आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो उसमें थोड़ा सा साइनिंग सेम रहा, लेकिन थोड़ा सा साइनिंग होने लगा। फिर बाद में आया आपको 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी 3rd सेंचुरी एडी और 4th सेंचुरी एडी के बीच में एक सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। तो उसमें क्या हुआ कि और थोड़ा साइनिंग आने लगा फोटो पिक्चर्स में, और ज्यादातर बुद्ध की मूर्ति बनने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि आप देखे होंगे कि भगवान बुद्ध का आंख जो आधा खुला हुआ आधा बंद। तो एक सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट हुआ, और भगवान बुद्ध का ये जो मुद्रा है वहां का। फिर उसने, अच्छा, अब तक जो भी आर्ट बन रहे थे वो किस पे, रॉक कट पे, नहीं, पत्थरों पे आर्ट को बनाया जाता था।
लेकिन जब 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी एडी में नालंदा आर्ट आ गया, नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट आया, तो इसने एक नया रेवोल्यूशन लाया। सबसे पहले तो ये तो मेटल्स, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने लगा। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे वो कल्चर कोर्स फिनिश करने के बाद अपने अपने कंट्री में पहुंचते थे, तो वो चल गया। तो अब याद देखिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सुमात्रा, सब जगह जो है नालंदा आर्ट भरा पड़ा है। तो क्यों? ये नालंदा से हुआ। तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई की नहीं, आर्ट, लिविंग ऑफ, और भी तर्क विद्या, फिर बहुत सारे सब्जेक्टों का था। और वो हमारा अभी विरासत है। अभी वंशा की एक बुक है ना, बस सुजुकी, उसमें कितना अच्छा से वर्णन लिखता है उसके। जी, सुजुकी हाँ है, उसको उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उसको ट्रांसलेट किया, और फिर उसमें सब जगह खुदाई किया। तो उसमें कितना बहुत सारी चीजें वर्णन किया। यहाँ फिर थर्ड चाइनीज ट्रेवलर सिंहदीप स्टडी किए, उसने भी इसके बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब कि एक विरासत जो है ना, इस तरह से विरासत आप कह सकते हैं, लिविंग विरासत, लिविंग। अभी भी हम बहुत सारा चीज वहां सीख सकते हैं। भंते जी अभी कैसे बता रहे थे इंडोनेशिया के, कि जैसे ही आप जाएंगे तो पहला गेट के किनारे में क्या मिलेगा आपको, कि वहां पे सुमात्रा के महाराजा ने ये इतने इतने मोनास्ट्री बनाए और बहुत सब है। सर ने अभी डॉक्टर महेंद्र सर ने अभी श्रीलंका से बताया कि उन्होंने वहां पढ़ते थे। आपको सर आश्चर्य होगा कि धर्मपाल वहां के प्रोफेसर थे, अनागार के धर्मपाल नहीं, धर्मपाल, जो 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी एडी में नागार्जुना के बाद वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं सर। अब आप देख लीजिए कि कहने का मतलब कि एक कॉम्बिनेशन था, एक पीस का सेंटर था नालंदा, और वो विरासत अभी भी बहुत कुछ सिखा रही है हम लोगों को। तब तो हमारे राष्ट्रपति ने, राजेंद्र बाबू ने 1954 में एक नव नालंदा महाविहार का निर्माण किया। और नाम, पुराना नाम क्या था? नालंदा महाविहारस्य। बताइए, ऐसे यूनिवर्सिटी नाम का नहीं था। और इसकी जब आप डीपली जाएंगे तो और भी बहुत सारा चीज होगा कि कैसे बना, क्या बना, कौन बनाया, तो बहुत सारे हैं। फिर आपके पास आएंगे हम जरूर।